बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस कर रहे थे हम लोग, जिसमें साइंस के पिछले क्लास में हम लोगों ने दाब के बारे में देखा था। उससे रिलेटेड कुछ परिभाषाएं उनकी देखी थी और नियम देखे थे, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायो एंड फोर्स, इन सब के बारे में देख लिया था। आज हम लोग बायो की क्लास शुरू करेंगे, जिसमें चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी नियंत्रण और समन्वय। कंट्रोल का मतलब सभी को पता है, नियंत्रण, और कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय। किन्हीं चीज़ों के बीच में आपस में क्या रिलेशन होती है। कोऑर्डिनेशन मतलब एक दूसरे पर कैसे निर्भर करते हैं, वो होता है समन्वय। तो थोड़ा सा इंग्लिश में है, वैसे साइंस इंग्लिश में समझने में ज़्यादा इजी रहता है, तो मैं हिंदी में भी बताते चलूँगी साथ साथ में। कंट्रोल का मतलब होता है इट इज़ डिफाइंड एज द पावर ऑफ रिस्ट्रेनिंग एंड रेगुलेटिंग। रिस्ट्रेनिंग और रेगुलेटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब कंट्रोल करना, मतलब रेगुलेट करना कि वो मतलब कितना कार्य कर सकता है। मतलब जैसे सेल्स होती हैं तो उनको उनका रेगुलेशन पॉइंट होता है, जिसके आधार पर वो कितना ज़्यादा ग्रोथ करेंगी और कहाँ रुकेंगी, वो सब डिसाइड किया जाता है। बाय विच अ प्रोसेस कैन बी स्टार्टेड, regulated in pace to speed up or slow down or stop completely। मतलब कंट्रोल ऐसा पावर है, माइंड में एक कंट्रोल सिस्टम होता है जो हमारे बॉडी फंक्शंस को, यानी जो शरीर में सभी क्रियाएं हो रही हैं उनको रेगुलेट करता है कि वो कब शुरू होंगी और किस स्पीड में काम करेंगी, स्लो करेंगी या ज़्यादा करेंगी, या फिर बंद हो जाएंगी, रुक जाएंगी। ये सब प्रोसेस जो होता है उसी को कंट्रोल पॉइंट कहते हैं, मतलब कंट्रोल कहते हैं। और कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है? इट कैन बी डिफाइंड एज द वर्किंग टुगेदर ऑफ different systems of an organism in order to produce an appropriate reaction to stimuli। यानी कि इनका सिंपल सा डेफिनेशन है कि जैसे बॉडी में हमारी जो भी फंक्शनिंग चल रही है, जो भी सिस्टम हमारा चल रहा है, उन सब सिस्टम्स के बीच में, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म है उसके जो भी बॉडी फंक्शंस हैं, जो भी सिस्टम चल रहे हैं, तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग सिस्टम होंगे। जैसे खाने के लिए अलग कंट्रोल सिस्टम होगा, और सोने के लिए अलग, भूख के लिए अलग, प्यास के लिए अलग। तो उन सबको आपस में को रिलेट करने के लिए, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, जैसे अभी आगे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे भी, उससे आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम लोग मतलब गर्मी में क्या होता है कि जब गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा तो पसीना निकलता है। तो पसीना निकलता है तो उससे बॉडी को कूलिंग, बॉडी का पसीना निकलना क्या होता है, कूलिंग सिस्टम होता है। उससे बॉडी जो होती है उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और जब पसीना निकलता है तो उसके बाद क्या होता है, हमें प्यास लगती है, क्योंकि पानी बॉडी का निकल जाता है, तो प्यास लगती है, उसका अलग रेगुलेशन होता है। तो हम पानी पी लेते हैं, फिर बॉडी के जो वाटर नीड होती है वो कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरह से मतलब पसीना निकलना, प्यास लगना, पानी पीना, ये सब आपस में को रिलेटेड होते हैं। तो वही उनका आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, यानी एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। आगे हैं हम लोग क्या देखते हैं, नीड्स ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है उसका ह्यूमन बॉडी में यूज़ क्या है। ह्यूमन बॉडी में ही नहीं, मतलब कोई भी सजीव है, पेड़ पौधे हैं या फिर जानवर हैं, इन सब में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत क्यों है, ये देखते हैं हम लोग। सजीव और निर्जीव में प्रमुख अंतर यही है कि सभी सजीवों में जैविक क्रियाएं हमेशा होती रहती हैं। जैविक क्रिया मतलब मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो सजीवों का हमेशा कंटिन्यू चलता रहता है, तभी उनको एनर्जी मिलती है, वो अपना सारा कार्य आसानी से कर सकते हैं। वही आगे लिखा है, ये जैविक क्रियाएं जो हैं, जैविक कार्य जीव शरीर के भीतर मौजूद विभिन्न अंग और अंग तंत्र संपन्न करते हैं। जो भी बॉडी में अलग अलग अंग होते हैं या फिर अंग तंत्र होते हैं, वो सब ये जैविक क्रियाएं संपन्न करते हैं, और वो सब आपस में एक दूसरे से को रिलेटेड होते हैं। लेकिन ये अंग कभी अकेले अर्थात एकल रूप में कार्य नहीं कर सकते, अकेले नहीं ये कार्य करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। एक कार्य करेगा तो उसी के हिसाब से दूसरा करेगा। जैसे अब बॉडी का शुगर लेवल सिस्टम है, तो एक इंसुलिन उसको बढ़ाने का कार्य करता है, तो ग्लूकागॉन इसको घटाने का काम करता है। घटाने का मतलब ये नहीं कि एकदम घटा दे, और बढ़ाने का मतलब ये नहीं बढ़ा दे, मतलब एक बढ़ाएगा तो दूसरा उसको घटा के नॉर्मल कर देगा। ये सिस्टम होता है बॉडी का।
तो कि ताकि जो बॉडी में क्रियाएं चलनी है, जैविक क्रियाएं, वो सब मतलब एक लेवल में चलें। ये नहीं कि कोई काम ज़्यादा होने लगा तो उससे ह्यूमन बॉडी क्या, कोई भी सजीव है उनकी बॉडी में दिक्कत होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जब हम खाना खाने बैठते हैं तो सबसे पहले आँखें विभिन्न भोज्य पदार्थों को पहचानती हैं, नाक सुगंध महसूस कराती है, हाथ उन्हें मुख के भीतर पहुंचाते हैं, मुख में दांत द्वारा भोजन को कुतरा एवं चबाया जाता है। पहले हम लोग भोजन को देखते हैं, नाक में महक जाती है, हाथ से उठाते हैं, उनको मुंह में डालते हैं, फिर मुंह में जो क्रियाएं होती हैं, दांतों द्वारा उनको चबाया जाता है, जीभ द्वारा जो स्लेवरी माइलेज प्रोड्यूस होता है, मतलब सलाइवा प्रोड्यूस होता है, वो भोजन में मिलाया जाता है। ये सब क्रियाएं होती हैं। फिर भोजन को पचाने में जबड़े और पेशियां भी सहायता करती हैं, मतलब पेशियां ही तो मुंह को हिलाने में सहायता करती हैं। तत्पश्चात लार द्वारा मुख में ही भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है, और इसके आगे भी बहुत सारे प्रोसेस हैं। फिर पेट में जाता है, वहाँ पे अलग एंजाइम निकलते हैं, वो सब अपना प्रोसेस करते हैं। फिर उसके बाद इंटेस्टाइन में जाता है, वो अपना कार्य करते हैं। फिर रेक्टम, सीकम, और फिर बाहर मल पदार्थ निकल जाता है। तो ये पूरा सिस्टम होता है, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। एक काम करेगा तो उसके साथ ही अगला तैयार हो जाएगा कि अब मेरा काम आने वाला है। तो यही सब पूरा सिस्टम आपस में को रिलेटेड होते हैं। यही जो पॉइंट हो वो कोऑर्डिनेशन कहलाता है। अतएव भोजन के पाचन में ढेर सारे अंग और अंग तंत्र अलग अलग पर एक ही साथ एक ही लक्ष्य के लिए कार्य करते हैं। मतलब सब अलग अलग अंग हैं और अलग अलग तरीके से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे का काम एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर वो उनमें से कोई एक भी अपना काम बंद कर देगा तो बॉडी फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इन सब का एक ही काम होता है, भोजन को पचाना। आगे है, वास्तव में जब कोई भी जीव अपना कार्य करता है तब शरीर के कई अंग साथ साथ आपसी तालमेल में कार्य करते हैं। इन अंगों के मध्य समन्वय स्थापित होता है, किंतु इन सभी अंगों के समन्वयन के साथ साथ उनका नियंत्रण भी उतना जरूरी है। जब ये अलग अलग अंग आपस में अपना अपना कार्य करते हैं तो इन सब के बीच एक कोऑर्डिनेशन होता है, मतलब एक काम करेगा तो उसी हिसाब से दूसरा भी करेगा। और लेकिन इस कोऑर्डिनेशन के साथ साथ उनका कंट्रोल भी ज़रूरी है। अब ये नहीं कि एक काम कर रहा दूसरा उससे ज़्यादा करने लगा कि हम एक्स्ट्रा ही काम कर लें, पता चले उससे और दिक्कत होने लगे। तो उनका नियंत्रण भी उतना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी सारे अंग व्यवस्थित ढंग से कार्य करेंगे। दूसरे शब्दों में, एक तंत्र द्वारा संपन्न कार्य और उसका समय अन्य तंत्रों द्वारा संपन्न कार्यों और उनके समय से समन्वित होता है। अतः जीवों में विभिन्न कार्यों के कुशल संचालन हेतु विभिन्न अंग एवं अंग तंत्रों का समन्वय और नियंत्रण आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। यही हमारा पॉइंट था कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन आवश्यक क्यों है। इन जो अलग अलग अंग हैं और अंग तंत्र हैं, इन सब के कार्यों का कोऑर्डिनेशन और इनका कंट्रोल आवश्यक होता है शरीर के प्रक्रियाओं को चलाने के लिए। आगे है अगला पॉइंट, समस्थैतिकी यानी होम्योस्टेटिस। जैसे हम सभी को पता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो हमेशा एक कंट्रोल लेवल में रहता है। यानी ऐसा नहीं, जब कभी कभी फीवर होता है तो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन वैसे हमेशा नॉर्मल ही रहता है। ऐसा नहीं कि ठंडे इलाके में जाएंगे तो हमारा खून जम गया या फिर गर्म इलाके में जाएंगे तो पिघल गया, ये नहीं होता है। वो अपना एक होम्योस्टेटिस यानी समस्थैतिकी बनाए रखते हैं। ये होम्योस्टेटिस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है, होम्यो का मतलब है द सेम यानी सम, और स्टेटिस का मतलब है सिचुएशन यानी स्थिति, यानी सम स्थिति, सेम स्टेट, यानी सभी जीवों के बाह्य वातावरण और शरीर के भीतर के वातावरण में संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया समस्थैतिकी कहलाती है। यानी कि मनुष्य जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है उस हिसाब से, उस इन्वायरमेंट के हिसाब से अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने की प्रक्रिया को ही समस्थैतिकी कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, गर्मियों में शरीर के तापमान को सामान्य बनाए रखने के लिए पसीना निकलता है और पसीने के कारण शरीर में आई पानी की कमी को पूरा करने के लिए प्यास लगता है। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल। अब गर्मी में टेम्परेचर बनाए रखने के लिए, अगर हम गर्मी है तो ऐसा नहीं है कि हमारे बॉडी के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसको मेंटेन करने के लिए बॉडी फंक्शनिंग क्या होती है कि पसीना निकलता है और उस पसीने से आई कमी को पूरा करने के लिए पानी की कमी को प्यास लगती है। तो ये आपस में को रिलेटेड होते हैं। यहाँ भी एक कोऑर्डिनेशन का पॉइंट मिल जाता है, लेकिन ये होम्योस्टेटिस का भी एग्जाम्पल है। अगला पॉइंट है, अगला एग्जाम्पल
पर्वतारोहियों को पर्वत की ऊंची चोटियों पर पहुंचने के बाद ऑक्सीजन की कमी महसूस होना, जिसके फलस्वरूप सांस लेने के लिए शरीर में लाल रुधिर कोशिकाओं का निर्माण अपेक्षाकृत बढ़ जाता है। जैसे जो पर्वतारोही होते हैं वो जब ऊपर पर्वत पर जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने लगता है, यानी कि मतलब जो वायु वायु है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, उसका जो डेंसिटी है, जिसके कारण ऑक्सीजन भी कम होने लगता है, तो सांस लेने में दिक्कत होती है। तो जो हमारा ह्यूमन बॉडी है वो अरे लाल रुधिर कणिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स का इंक्रीमेंट कर देता है, मतलब शरीर में उनकी मात्रा बढ़ा देता है, जिससे कि ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है शरीर में। जीव के आंतरिक और बाह्य वातावरण में समस्थिति बनाए रखने की क्षमता को समस्थैतिकी कहते हैं। वही पॉइंट जो हम लोगों ने इसके डिफिनेशन में पढ़ा, वही इसका मेन ये मतलब एक अरे अच्छा डिफिनेशन है, एक अच्छे से डिफाइन किया गया। मतलब जीव के आंतरिक जो अंदर इन्वायरमेंट है और बाहर इन्वायरमेंट, इन दोनों में एक बैलेंस बनाए रखने की प्रक्रिया को समस्थैतिकी कहते हैं, यानी होम्योस्टेटिस। तो ये तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हो गए और होम्योस्टेटिस। आज की क्लास में बस इतना ही, आगे हम लोग इसके कुछ और प्रोसेसेस देखेंगे। धन्यवाद।